12 top international players, 2-time World Cup winning captain, 3 international captains, top quality coaching staff, Gold Bumrah, power play owner Trent Bolt, real owner Ambanis and all the umpires. स्टिल मुंबई इंडियंस वो पहली टीम बनी है जो आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स की रेस से नॉकआउट हो गई है। दुनिया हिलाने आए थे और इनके इस साल की दुनिया तो अब खत्म हो गई। सुबह मोटा भाई ने जो हमारे फोन में अलर्ट दिया था, जिसको सुनकर हमारी तुम्हारी सबकी फटके चार हो गई थी, वो किसी और ट्रेजेडी का अलर्ट नहीं था। शाम को जो एमआई के साथ चपौक के मैदान में जो होने वाला था, इसी का अलर्ट था। ट्रायल डिजास्टर अलर्ट इन द मॉर्निंग, रियल डिजास्टर अलर्ट इन द इवनिंग। गुड बैटिंग, गुड बॉलिंग, गुड बैटिंग एंड बॉलिंग, गुड नाइट। वैसे देखा जाए तो एमआई फैंस का भी सीजन इस साल काफी सही ही था। एटलीस्ट उन्हें दूसरी टीमों की फैंस की तरह कम से कम उन्हें अपनी स्लीप साइकिल खराब नहीं करनी पड़ी। लोग यहाँ पर 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जाग रहे थे अपनी टीम के मैच का रिजल्ट देखने के लिए। एमआई के फैंस को इस चीज की कोई दिक्कत नहीं थी पूरे सीजन। वो 6:55 पर आते थे, मस्त नहा धो के मुंह धो के बैठ जाते थे। 7-1 तक उन्हें पता चल जाता था कि रिजल्ट क्या होगा। आई मीन टॉस हो गया और आपको पता चल जाता था कि आप रन से हार रहे हो या फिर विकेट से क्योंकि हारना तो इस सीजन कंफर्म ही था। 2 पॉइंट्स का भंडारा तो ऐसा दिया है ना एमआई ने इस सीजन, मजाक से हट के यार, ऐसा भंडारा तो केकेआर और लखनऊ ने भी नहीं कराया, जो कि उनका सीजन तो बहुत खराब है और उनकी एक्चुअली में टीम भी खराब ही है भाई। आपकी टीम तो आपको पता है ना भाई कितनी बढ़िया थी। अनबिलीवेबल येट ट्रू भाई। वो एमआई जो हमें लगा था ऑन पेपर अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कम इस सीजन तो फाइनल खेलेगी ही, यार वो लीग स्टेज भी सही से नहीं खेल पा रहे। ऐसे खेल रहे हैं कि मन नहीं कर रहा उनका 14 मैचेस देखने का। लग रहा है कि अब नॉकआउट हो ही गए हो तो अब रहने ही दो। बहुत अनबिलीवेबल है बट ये रियलिटी है। 9 मैचेस में बस 2 जीत है, जिसमें एक अगेंस्ट फिनिश्ड केकेआर और एक अगेंस्ट गुजरात। आई मीन दिस डाउनफॉल नीड्स टू बी स्टडीड मैन। जिस तरीके की टीम एमआई ने इस दशक असेंबल की थी, किसने सोचा था कि 6 साल इस दशक में खेलने के बाद दे वोंट इवन विन अ सिंगल ट्रॉफी। 2020 में एमआई ने लास्ट टाइम ट्रॉफी उठाई थी। उसके बाद 2021 से 2026 के बीच 2 बार ऐसा रहा कि टीम ने बॉटम लेवल पर फिनिश किया, 2 बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किए और फाइनल एक भी बार पहुंचे ही नहीं। मुंबई इंडियंस आईपीएल परफॉर्मेंस इन दिस डिकेड: 2020 फर्स्ट थे, चैंपियंस बने थे। 2021 में 5th थे, लीग स्टेज एग्जिट। 2022 में 10th थे, लीग स्टेज एग्जिट। 2023 में 4th थे, क्वालिफायर 2 से एग्जिट हुई थी। 2024 में फिर 10th पोजीशन पर फिनिश किए। यहां से हार्दिक पांड्या ने वैसे टेक ओवर किया, लीग स्टेज एग्जिट आई। 2025 में 4th थे, क्वालिफायर 2 से एग्जिट देखने को मिली और 2026 में अभी 9th हैं और जिस तरीके से खेल रहे हैं लग भी नहीं रहा है कि इसके ऊपर जाएंगे। हो सकता है इसके नीचे ही फिनिश करें। भाई एक टीम जिसकी इतनी पुरानी लेगेसी थी, इतना आईपीएल में डोमिनेशन था, वो अचानक से एकदम खत्म सी हो गई है भाई। परिवार का नाम बुरा दिया है ये आज। सच बोलूं आज तो मीम्स करने का, जोक्स करने का, मजाक करने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमें भी तो आदत पड़ गई थी ना वो डोमिनेटिंग एमआई देखने की, वो राइवलरी देखने की, वो एल क्लासिको देखने की। फिर से एक बार एल क्लासिको देखने गए थे, एल प्लास्टिको देखकर आए हैं भाई। ऐसे ही देख लो कि सीएसके के इस सीजन कुल मिला के 8 पॉइंट है, जिसमें से आधे 4 तो एमआई ने ही दिए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब एमआई 3 कंसेक्यूटिव गेम अगेंस्ट सीएसके हार गई है। आईपीएल इतिहास में सिर्फ तीसरी बार ऐसा हुआ है जब सीएसके ने एमआई को लीग स्टेज के दोनों मैचेस हराए हैं। इनफैक्ट दोनों टीमों के बीच लास्ट 7 में से 6 मुकाबले सीएसके ने जीते हैं। डाउनफॉल तो सीएसके का भी आया है। हमने देखा है कि वो टीम भी स्ट्रगल कर रही है, पर इतना स्ट्रगल नहीं कर रही है कि एमआई से हार जाए। हमारी परफॉर्मेंस भले ही इस सीजन घटिया हो, बट जब एमआई के साथ खेलते हैं तो पता चलता है कि हमसे भी घटिया कोई और है। तो क्या एमआई करेगी हार्दिक को कैप्टनसी से मिड सीजन सैक? क्या पॉइंट्स टेबल कह रही है कि सीएसके यहां से भी कर सकती है कमबैक? क्या हुआ इस मैच में, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। सीएसके एंड एमआई डिस्कसिंग आज कौन फ्री के 2 पॉइंट्स देगा। मीनवाइल थाला एंड रोहित एक कप चाय और बोला जाए। भाई आप लोग तो चाय पी रहे हो भाई, खेलने भी आ जाओ, हम देखने के लिए तरस गए हैं आपको। मेरे लिए तो इस सीजन सो कॉल्ड एल क्लासिको का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट वही रहा ही है जब प्रैक्टिस सीजन में रोहित और माही की मिलने की वीडियोस आई हैं, क्योंकि मैचेस में तो ऐसा कुछ था नहीं। लॉट और रोहित भाई, अब एमआई के मैचेस बस आपकी बैटिंग के लिए ही देखने में इंटरेस्ट बचेगा, वरना तो एमआई के मैचेस में कुछ खास है नहीं। वो बात अलग है कि मेरे को इस चीज को लेकर तगड़ा फील आ रहा है कि अब जब एमआई एलिमिनेट हो गई है ना, अब इनका कमबैक होगा बहुत भयंकर। देखना बचे वाले मैचेस में ये तबाही मचाने के लिए उतरेंगे, हालांकि उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। थाला एवरी टाइम सीएसके टीम बस लीव्स द होटल ऑन मैच डेज। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं। हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। माही के काफी फैंस अभी भी उनके रिटर्न का वेट कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में मैंने पहले भी बात कही है, फिर से कहूंगा। शायद बेस्ट या फिर वर्स्ट पार्ट यह है कि धीरे धीरे ही सही पर माही ने खुद को फेज आउट कर लिया है। अगर आप नोटिस करेंगे तो हम उनकी बात जरूर कर रहे हैं, उनके रिटर्न का इंतजार भी कर रहे हैं, पर हम सीएसके के मैचेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। और पता है, बेस्ट या वर्स्ट कह लो, थाला एग्जैक्टली यही चाहते हैं। वो यही चाहते हैं, शायद इसी वजह से वो टीम बस के साथ कभी ट्रेवल नहीं करते, कभी मैचेस देखने नहीं आते, होटल में रुकते हैं, बिकॉज वो किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते।
चाहते। वो चाहते हैं लोग सीएसके को एक्सेप्ट कर ले, सीएसके परफॉर्म करना शुरू कर दे और धीरे धीरे ही सही वो फेज आउट हो जाए। कल मैंने देखा कि जब वो नहीं खेले इस मैच को तो काफ़ी एडिट्स बनने लगे कि शायद अनऑफिशियली थाला रिटायर हो चुके हैं और अब हम उन्हें कहीं कभी नहीं देखेंगे। मेरा ये मानना है शायद ऐसा नहीं है। उन्होंने एक प्रॉमिस किया है अपनी चेपॉक की जनता को, अपने चेन्नई के फैंस को कि मैं अपना आखिरी मैच चेपॉक में ही खेलूंगा। तो मेरा ये मानना है कि वो आखिरी मैच चेपॉक में खेलने वाले हैं एंड इट कुड बी अगेंस्ट हैदराबाद ऑन 18 मई। लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर भी बहुत श्योर हूँ कि शायद वो उनका इस सीज़न पहला मैच और आखिरी मैच भी हो। वरना ऐसे ही सोचो भाई, जो बंदा नेट्स में लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, कंप्लीटली फिट एंड फाइन नज़र आ रहा है, वो मैच के लिए तैयार नहीं है। वो पूरी तरीके से तैयार है, वो चाहे तो अगला मैच भी खेल सकते हैं, वो बस खेलना चाहते नहीं। अब सबसे ट्रिकी पार्ट यह है कि क्या अगर यहाँ से सीएसके कमबैक करती है और लगातार डोमिनेट करती है तो फिर वो विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना चाहेंगे। मे बी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही खेल जाएं, just for the sake of playing, just for the promise that he want to keep with his fans. But sad reality शायद अब यही है, हम माने या ना माने, एक्सेप्ट कर पाए या ना कर पाए, दिस इज़ थालाज लास्ट सीजन एंड वी माइट सी जस्ट वन गेम अगर हम लकी होते हैं। नहीं तो इसके बाद अब आपको थाला एटलीस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। खैर एक्सेप्ट तो मैं ये भी नहीं कर पा रहा कि आखिर एमआई ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग क्यों की। शायद ये दिखाता था कि उन्हें अपनी बैटिंग पर कॉन्फिडेंस नहीं है और उम्मीद कर रहे थे कि उनके बोलर्स टोटल को डिफेंड करें। और फिर एक स्टेज पर जब आप बैटिंग करते हुए 10 ओवर में 90 फॉर 2 थे, आप उसके बाद सिर्फ 160 ही कैसे बना पाए। मतलब कितनी ही वाहियात कोई टीम बैटिंग करेगी कि 10 ओवर में 90 है और 20 ओवर में सिर्फ 160। भले विल जैक सस्ते में निपट गए थे, लेकिन उसके बाद नमन धीर और रयान रिकल्टन ने एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप की और इनफैक्ट शिवम भाई ने एज यूजुअल अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को फॉलो करते हुए नमन धीर का आसान सा कैच छोड़ भी दिया था। द ओनली थिंग दुबे कैन कैच इज अ ट्रेन, सेंड हिम टू अ रेलवे स्टेशन। भाई मुझे तो समझ में ही नहीं आता, ये हार्दिक भाई सीएसके के लिए खेलते हैं, दुबे भाई एमआई के लिए खेलते हैं। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के लिए ही खेलना चाहते हैं। हाई टाइम है कि इन दोनों का तो ट्रेड हो ही जाना चाहिए। साइन कर दो अंबानी साहब, करा दो ये ट्रेड। इसके बाद सूर्या भाई ने इस मैच में एक इंटेंट भरी पारी खेलने की कोशिश की तो थी, लेकिन भाई सामने पेसर आ गया तो उनका च्विंगम खत्म और उनकी पारी खत्म। फिर आते हैं तिलक वर्मा भाई, सामने स्पिनर आता है तो उनकी पारी खत्म। ये दो भाई दोनों तबाही हैं, एक पेस नहीं खेल पाता, दूसरा स्पिन नहीं खेल पाता। सूर्य कुमार यादव वर्सेस पेस इन आईपीएल 2026, रन 75, बॉल्स 56, डिसमिसल 7, एवरेज 10.7, स्ट्राइक रेट 133, डॉट परसेंटेज 43। तिलक वर्मा वर्सेस स्पिन इन आईपीएल 2026, रन 39, बॉल्स 36, डिसमिसल 5, एवरेज 7.8, स्ट्राइक रेट 108। रोहित मैसेज टू स्काई एंड तिलक, अरे तुम दोनों इतना भी गंदा मत खेलो कि हार्दिक के साथ साथ अंबानी भी डाउट करने लगे। भाई नाउ दे हैव मेड इट सो ऑब्वियस। एंड इसके बाद बैटिंग करने आते हैं द ग्रेटेस्ट हार्दिक पांड्या। यू सी हार्दिक स्वैग व्हाइल बैटिंग इन आईपीएल, यू वुड थिंक ही इज बैटिंग ऑन 35 ऑफ 12 डिलीवरी, बट ही विल बी ऑन 10 ऑफ 12 इन द स्लॉग ओवर्स। कुछ भी हो जाए, भाई के ऑरा में कोई कमी नहीं आती। ऑरा देखकर तो यही लगता है कि भाई तो तबाही मचा रहा है, तबाही मचा तो रहा है पर अपने ही टीम की। लीव स्ट्राइक रेट 100 और 120, दैट इज बोरिंग। हार्दिक पांड्या हैव स्ट्राइक रेट 78 टुडे आफ्टर प्लेइंग 23 बॉल्स। Great signs for India. Hardik Pandya has shown signs of his return in Test cricket. भाई मुझे तो लग रहा है भाई कह रहा है ये T20 मैं छोड़ रहा हूँ, अब फिर से टेस्ट में वापसी करूंगा। आई मीन व्हाट वाज दिस नॉक भाई, आप कप्तान हो टीम के यार, आप क्या कर रहे हो भाई। बड़ी बातें होती है ना कि हार्दिक भाई के लिए तो भाई सारे सांप भर रखे हैं एमआई में, इसलिए हार्दिक भाई जीत नहीं पा रहे हैं। हम भी लोग काफ़ी बार उनसे सिंपैथाइज भी करते हैं, लेकिन भाई अगर सारे सांप आपकी टीम में भर रखे हैं ना, बुरा मत मानना, पर उसमें सबसे बड़े किंग कोबरा आप ही हो। और इस बात को मैंने कई मरतबा हाईलाइट किया है कि भाई आप बड़ी बातें करते हो कि यार बंदे परफॉर्म नहीं कर रहे, इस वजह से मेरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, मेरी क्या गलती, मैं तो सैड फेसेस के साथ बढ़िया बना देता हूँ कहानी, तुम लोग मेरे रील काट दिया करो, इमोशनल मेरे को दिखा दिया करो। मान लिया मैंने कि कोई आपके लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सब आपके अगेंस्ट है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपके खिलाफ रची गई है, सब भैया रोहित भाई की टीम में है, बट आप तो अपनी टीम में हो ना, आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो यार। अभी सीएसके के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का एग्जांपल ले लो, कितना स्ट्रगल वो कर रहा था, हम ट्रोल कर रहे थे, लेकिन पिछली 2 पारी बंदे की उठाकर देखो, गुजरात के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन फिर भी खड़े रहे, एक ऐसी पारी खेली, मैच नहीं जिता पाए पर कॉन्फिडेंस लिया। और इस मैच में जब आपकी टीम को 159 पर रिस्ट्रिक्ट किया तो एक ऐसी पारी खेल कर गए जो कि अपनी टीम के लिए मैच विनिंग साबित हुई। तो हर कप्तान स्ट्रगल कर रहा है, बट दे हैव टू फाइंड अ वे टू लीड देयर टीम। अगर आप एज अ लीडर ही इतना गंदा खेलोगे तो आप अपने प्लेयर से एक्सपेक्टेशन भी किस बात की रखते हो यार। पिछला मैच आपका अच्छा गया था, लग रहा था कि आपका कमबैक होगा, इस मैच में फिर से घी खत्म। एमआई हैज़ द होल एनिमल किंगडम एज इट्स कोर। अच्छा इसमें देखो सारे तो सांप हैं और हार्दिक भाई कछुआ, साला पूरा किंगडम ही पाल रखा है अंबानी साहब ने।
ये वाला तगड़ा था भाई। क्या है यार, ये क्या टीम है भाई, क्या हो गया है इस टीम को। हार्दिक पांड्या इन आईपीएल 2026 सो फार, रन्स 146, बैटिंग एवरेज 20.86, बैटिंग स्ट्राइक रेट 136, विकेट्स 4, रन्स कंसीडर्ड 229, इकोनॉमी 12.3, बॉलिंग एवरेज 57.3, बॉलिंग स्ट्राइक रेट 28। रॉबिन मिंज इन आईपीएल 3315, हिज निकनेम वाज झारखंड्स गेल। अरे भाई क्या मजे ले रहे हो भाई, एक तो पहली बात तो बच्चा है, अभी नया नया आया है, और दूसरी बात यार शुरू में तो गेल भाई की भी परफॉर्मेंस नहीं आई थी ना, और वैसे भी तो हमारे झारखंडी गेल को तो माही भाई के पीछे का बड़ा पसंद है ना। अब माही भाई इस मैच में थे ही नहीं, तो भाई ने कहा मेरा 11 आए रन आउट हो गए। यार इस बंदे से तो मैं क्या ही सवाल करूं, मैं तो हार्दिक भाई से ही सवाल कर सकता हूं और प्लेयर से सवाल कर सकता हूं। तो वो एमआई जिसको शुरुआत तो काफ़ी अच्छी मिली थी, वो पूरी तरीके से फिर ढहती नजर आई और 159 ही बना पाए, एक ऐसा टारगेट जिसको तो सीएसके चेस करने के लिए बहुत आगे बढ़ेगी। 185 में हमारा पानी निकल जाता है, 160 तो हम लाडले बड़ी तेजी से चेस करते हैं। अब डेफिनेटली एमआई की इस बैटिंग कोलैप्स के लिए आप क्रिटिसिज्म करोगे एमआई के बैटर्स का, पर उससे ज्यादा तो मैं सीएसके के बॉलर्स का क्रेडिट भी देना चाहता हूं, क्योंकि भाई इन्होंने चपाव की कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया है। अब हो सकता है ये कंडीशंस उन्होंने डिमांड की है नहीं की है, आई हैव नो आइडिया, पर अडॉप्ट कर लिया है। अगर आप चपाव की कंडीशंस को देखेंगे तो मैं इसे ओवर द ईयर 3 फेज में डिवाइड करता हूं। पहली जो बहुत ही ज्यादा स्पिन फ्रेंडली होती थी, जहां पर चेन्नई बड़े से बड़ी टीमों को स्पिन से चोक करा देते थे, इनका किला होता था। फिर लास्ट के 2-3 साल ना बिल्कुल ही एकदम सपाट बन गई, और इनफैक्ट इतनी सपाट थी कि कोच फ्लेमिंग और एमएस धोनी भी बहुत ज्यादा नाराज थे इस पिच से, कई बार उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन इस सीजन मैंने देखा है कि इस पिच पर भैया मदद है, और वो भी स्पिनर्स को नहीं, मतलब स्पिनर्स के लिए थोड़ा बहुत ग्रिप है, उससे भी कहीं ज्यादा मदद पेसर्स के लिए है। जो जिप उन्हें देखने को मिल रहा है, जो अनइवन बाउंस देखने को मिला, इनफैक्ट इस मुकाबले में भी आपने देखा नमन धीर को एक गेंद ऐसा सर्राहटे हुए ऊपर से गई थी, हार्दिक को कोई गेंद लो बाउंस पे रही थी, रॉबिन मिंज जिस पे आउट हुए। सो बहुत ही अनइवन बाउंस, बहुत ही बेहतरीन तरीके का जिप और स्विंग भी इस पिच पर देखने को मिला, और फिर स्पिनर्स के लिए ग्रिप भी है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पेस फ्रेंडली सर्फेस जो इस पूरे आईपीएल में हम लोगों ने देखी है, और इसको सीएसके के पेसर्स ने अडॉप्ट किया है, स्पेशली हिट द डेक के गेंदबाज, फिर चाहे वो जेमी एवर्टन हो, अंशुल कंबोज हो, और नूर अहमद ने भी अपनी स्पिन की जादू में बहुत अच्छे तरीके से फंसाया। और इस मैच में यही इनके मतलब एक तरीके के स्टार परफॉर्मर्स रहे जिन्होंने मैच को पूरी तरीके से पुल बैक किया और डोमिनेट किया। इन रियलिटी मैं ये कहना चाहता हूं कि सीएसके ने फिर से चेपॉक को अपना किला बनाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है, एक तरीका अपना लिया है। और ये लास्ट के 2 मैचेस भी हमने देखे थे, जब बैक टू बैक चेपॉक में चेन्नई जीती थी, तो यही स्ट्रेटजी थी, हिट द डेक गेंदबाजी, पेस फ्रेंडली की तरीके से हम उन्हें डोमिनेट करेंगे। तरीका ढूंढ लिया है, बस तरीका इस बार नया है। हाँ, पर इस मैच में चेन्नई के चेस करने का तरीका वही था जैसे वो चेस करते हैं भाई। एक समय ऐसा लग रहा था कि 15 ओवर में ये चेस बहुत आसानी से मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भाई साहब जो टुक 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 किया है ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा ने, अल्टीमेटली ये चेस 19th ओवर में जाकर कंप्लीट हुई। लेकिन भाई मुझे लगता था कि चेन्नई के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, 15-16 ओवर में इस चेस को कंप्लीट कर सकते थे वो, और नेट रन रेट को बूस्ट करते। हालांकि चलो भैया जीत गए, वो बड़ी बात है। अब उसमें सबसे पहले तो संजू सैमसन का एक कैच ड्रॉप हुआ जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर, लेकिन फिर उनका कैच पकड़ा भी गया। अब संजू सैमसन आउट होते हैं तो वैसे ही सबके फट के 4 हो जाती है कि भैया संजू बाबा रहते हैं तो ये टीम जीतती है, संजू बाबा आउट तो तुम्हें तो पता है इनका बेड़ा गर्क। लेकिन इस बार ऋतुराज गायकवाड़ हैड अदर प्लान्स। उन्होंने बोला कप्तान साहब भी तो हैं। कप्तान ने कप्तानी पारी खेली, 48 बॉलों पे फिर 67 बनाए, 139 का स्ट्राइक रेट था, बट शायद नीड ऑफ द आवर थी। उर्विल पटेल ने एक बार फिर से भैया साबित कर दिया कि भाई मेरे को ड्रॉप करके ना आपने बहुत बड़ी गलती की थी, जो मेरे को बैठाए रखे थे। आयुष मात्रे की जगह नहीं, आयुष मात्रे के साथ मुझे आपको खिलाना चाहिए था। 12 गेंदों पे 24 की क्विक पारी खेली, और भैया इस बंदे का यही काम है, यही रोल है, समझ में आ गया है, ये रुकेगा नहीं, ये ठोकेगा। और कार्तिक शर्मा ने भी फाइनली भैया रन बना दिए। फाइनली 14 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी रंग लाई है, 40 गेंदों में 54 बनाए, उनका पहला अर्धशतक था ये। और मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जब उन्होंने अर्धशतक बनाया तो उनका आपने वो सेलिब्रेशन देखा, विकेट कीपर, बल्लेबाज, चेन्नई का फ्यूचर, और सेलिब्रेट कर रहा था एमएस धोनी स्टाइल में। एमएस धोनी ने जब अपना पहला ओडीआई शतक लगाया था, याद है श्रीलंका के खिलाफ वो ऐतिहासिक पारी, और उसमें जब उस चेज में उन्होंने शतक लगाया था तो इसी तरीके का वो गन वाला सेलिब्रेशन किया था। कार्तिक शर्मा ने भी कुछ वैसा किया, बोला कि पहले से ही सोच कर आया था कि अगर अपनी टीम के लिए रन बनाया ऐसा ही सेलिब्रेशन करूंगा। कह सकते हैं ना कि वो लेगेसी थोड़ी सी पास हो गई है, वो नए लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। और शायद ये जो सेलिब्रेशन था कार्तिक का, वो इंडिकेशन भी था एमएस धोनी को उस ड्रेसिंग रूम में, उस होटल में जहां पर वो बैठे थे, हम आ गए हैं और हम आपकी लेगेसी को अब आगे कैरी करेंगे। 14 करोड़ में 1-2 इनिंग्स तो अच्छी खेल के ही जाऊंगा। बढ़िया खेल के गए भाई, आपने मैच जिताया। हालांकि मेरे को ये लगा अंत में ज़रूर कि ये मैच बहुत पहले खत्म हो सकता था, पर भाई अंत में सीएसके ने बहुत रोया। पर चलो ठीक है, मैच जीत लिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस मैच के जीतने के साथ अपने आप को पॉइंट्स टेबल पर जिंदा भी रखा है, और ये मैंने आप लोगों से बताया था कल की वीडियो में। अगर आपने पॉइंट्स टेबल की वीडियो नहीं देखी है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। मैंने क्लियरली बताया था भाई कि अगर चेन्नई एमआई को हराती है ना, दे हैव अ वेरी रियलिस्टिक चांस कि यहाँ से भी वो प्लेऑफ्स में पहुँच जाएँ। एमआई
खत्म हो गया। 0% दे हैव नाउ चांस टू मेक इट इनटू द प्लेऑफ्स। खत्म है भाई, मैं आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूं। बहुत लोग बोलेंगे अभी भी है, हैदराबाद सारे हार जाए, डीसी सारे हार जाए, मत परेशान हो, देयर आर नो चांसेस लेफ्ट। तो बड़ा सवाल यहां पर एमआई के फैंस के लिए बस ये है कि क्या हार्दिक पांड्या फिर सैक हो जाएंगे कप्तानी से मिड सीजन? मुझे नहीं लगता कि इतना बोल्ड कॉल मुंबई इंडियंस लेगा, स्पेशली जब इतनी बोल्ड ऑलरेडी ली थी कि भैया गुजरात टाइटन से लेकर चले आए थे। भाई मुझे तो अब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को अंबानी साहब चलाते हैं और एक बंदा जो नारियल पानी पी के अंबानी साहब को चला दिया ना, वो आशीष नेहरा ही थे। हार्दिक पांड्या को जब से एमआई में भेजा है, इनका तो आतंक ही खत्म हो गया है। डेफिनेटली मुझे ये तो नहीं लगता कि वो मिड सीजन ही सैक हो जाएंगे, पर ऐसा जरूर हो सकता है कि वो अपनी कैप्टनसी से रिलीव कर दिए जाएं अगले साल आने से पहले और बस एज अ प्लेयर ही टीम के लिए कंट्रीब्यूट करें। और मुझे तो लगता है कि हार्दिक को ये करना भी चाहिए। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है ना, तो कह देना चाहिए कि भले ऑल्टरनेट ना हो, मैं नहीं करना चाहता, लेट मी जस्ट गेट रिलीव्ड फ्रॉम दीज ड्यूटीज और मैं बस एज अ प्लेयर टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूं। और वहीं पर मुझे अब ऐसा भी लगता है कि एमआई, क्योंकि आप एलिमिनेटेड हो, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे दो, कोई जरूरत नहीं है उन्हें खिलाने की। अगले टैलेंट्स को मौका दो, फ्यूचर के लिए तैयारी करो, दैट इज द बेस्ट पार्ट फॉर यू एंड फॉर जसप्रीत बुमराह। खैर चलो फटाफट पॉइंट्स टेबल को समझ लेते हैं। अब भैया गेन एंड गॉन सेगमेंट हमारा क्या कहता है इस मैच से, जिसको सबसे बड़ा गेन हुआ ऑब्वियसली सीएसके को +6.8% उनके प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस बढ़े हैं और वहीं पर एमआई नॉकआउट ही हो गई है। तो क्या हैं करंट प्लेऑफ चांसेस? पंजाब किंग्स के हैं एज इट इज 91.6, हैदराबाद के 86.8, आरसीबी के 85.8, आरआर के 70.1, जीटी के 31.7। नाउ सीएसके हैव 17.6% चांसेस टू मेक इट इनटू द प्लेऑफ्स। डीसी के 8.2 हैं, केकेआर के 4.5 हैं, एलएसजी के 0.5 हैं और एमआई का 0% चांस है। सीएसके का सिनेरियो कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर आपने एमआई को हरा दिया, उसके बाद आपके 2 मैचेस एलएसजी से लगे हुए हैं, एक लगा है हैदराबाद से और एक लगा है जीटी से। हैदराबाद से आप चपॉक में ही खेलोगे तो उनको भी हराने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जीटी से अहमदाबाद में खेलोगे वहां पर कुछ भी हो सकता है। सो एक चांस आपके लिए क्रिएट हो रहा है भाई कि आप आगे आने वाले मैचेस जीत सकते हो। तो सीएसके इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी, पर ईजी तो क्वालिफिकेशन वैसे भी नहीं होनी थी ना। कर सकती है ये टीम, पर इतना आसान नहीं है। खैर आज है सुपर संडे, यानी कि हमें देखने को मिलेंगे डबल ब्लॉकबस्टर मुकाबले और पहला मैच खेला जाएगा हैदराबाद वर्सेस केकेआर के बीच। और आपको पता है कि अगर आज केकेआर हारता है तो वो एमआई को ज्वाइन कर लेगा टू बी नॉकड आउट फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। और मुझे तो लगता है कि आज नॉकआउट हो भी जाएंगे, कोई भी खेले, कोई भी आए, बतीशा पथिराना भले ही खेल ले। हैदराबाद आर लुकिंग रियली वेरी स्ट्रॉन्ग और अगर कोई बहुत गंदा कोलैप्स नहीं होता है तो मुझे लगता है कि हैदराबाद आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगी। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बारे में, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। और अगर पॉइंट्स टेबल को जिंदा रखना है गुजरात को तो उन्हें यह मैच जीतना पड़ेगा। पंजाब किंग्स को बैक टू बैक डिफीट देनी पड़ेगी, पर पंजाब ऐसी टीम नहीं है जो बैक टू बैक हार माने। स्पेशली भैया अब जब सोशल मीडिया पर इतना कुछ कांड आपने कर दिया है, अब तो हारना मत, वरना बहुत सी टीमों के लोग आपके पीछे पड़ेंगे। T20 फिलॉसफीज दोनों की बहुत अलग है। आपको पता है गुजरात बहुत डोमिनेटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेलता और पंजाब ये तो भैया नहीं रुकता है। अब शाम का मैच है तो आप हाई स्कोरिंग गेम तो इसे एक्सपेक्ट करेंगे ही। और कौन जीतेगा देखो भाई, सही पॉइंट टेबल को जिंदा रखना है तो गुजरात को जीतना चाहिए। और जिस तरीके से जेसन होल्डर ने आके टीम को स्टेबिलिटी दी है, स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है। पर मुझे लगता है पंजाब ना निकालेगी, ये मैच जीत जाएगी पंजाब और गुजरात को भी थोड़ा सा पीछे धकेल देगी पॉइंट टेबल की रेस में। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतने वाले हैं ये मुकाबले? मुझे कॉमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द, तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।